गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने द्रव्य गुण का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम द्रव्य गुण का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य। तो द्रव्य के अंदर हम सबसे पहले ये बुक देख लेते हैं। ये जो बुक है डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव की बुक है। इससे हम अपना सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले द्रव्य जो चैप्टर है इसके अंदर हम द्रव्य की निरुक्ति देते हैं। द्रव्य जो है किसी भी सब्सटेंस को कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी निरुक्ति आती है। तो द्रव्य शब्द की जो निष्पत्ति है वो ध्रुव धातु से हुई है। ध्रुव धातु में यत प्रत्यय लगने से जो है द्रव्य शब्द बनता है। जो ध्रुव धातु है इसमें गतौ से जो गति वर्ड है इससे गमन और प्राप्ति दोनों अभिप्रेत है। दोनों वर्ड्स लिए जाते हैं। गमन किस प्रकार होगा? इस प्रकार जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं, यानी कि रोगों का गमन हो जाता है, वो भी द्रव्य है। और प्राप्ति किस चीज़ की होती है? स्वास्थ्य की। एवं व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करता है, वह द्रव्य कहलाता है। यह द्रव्य आहार और औषध दोनों रूपों में होता है। तो द्रव्य जो है आहार भी हो सकता है और औषध भी हो सकता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य के लक्षण। तो द्रव्य के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले द्रव्य की डेफिनेशन जो चरक सूत्र 1 के अंदर आती है, हमें याद ही है ऑलरेडी। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। आचार्य चरक के अनुसार यत्र आश्रिता कर्म गुणा, जिसके अंदर गुण और कर्म जो है आश्रित हों, कारणम समवायत, और जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो, वह द्रव्य कहलाता है। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम इसी टाइप की डेफिनेशन दी है जो हमने पढ़ी है। द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति। ये आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन है। द्रव्य का लक्षण क्या होता है? जिसमें जो क्रिया गुणवत्, जिसके अंदर क्रिया हो, कर्म और गुण हो, और युक्त कर्म और गुण से जो युक्त हो, समवायी कारणमिति, और जो कार्य का समवायी कारण हो, यानी कि अपृथक भाव हो, जिसका गुण और कर्मों से, वह द्रव्य कहलाता है। रस वैशेषिक के अंदर इसकी एक डेफिनेशन आती है द्रव्य की। रस आदीनाम पंचानाम पदार्थानाम यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम। रस आदि नाम से जो है 5 चीज़ें आती हैं: रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। ये जो पंच पदार्थ हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे, ये जिसके यद आश्रयभूतम, जिसके आश्रयभूत हों, तद द्रव्यम, उसे जो है द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्य का पंचभौतिकत्व। चरक सूत्र 26 में आचार्य चरक ने एक लाइन दी है, एक कोटेशन दी है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो आचार्य चरक की इस कोटेशन के अंदर सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, जितने भी द्रव्य हैं वो पंचभौतिक हैं। ये आचार्य चरक की कोटेशन से स्पष्ट होता है। उन्होंने सभी द्रव्यों को पंचभौतिक बताया है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने एक और कोटेशन दी है, तत्र पृथिव्य, पृथ्वी से, आप यानी कि जल से, तेजो यानी कि अग्नि महाभूत से, वायव्य यानी कि वायु महाभूत, आकाशानाम और आकाश, इन 5 महाभूतों के समुदाय से द्रव्यों की अभिनिवृत्ति, यानी कि जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनकी उत्पत्ति होती है। ये आचार्य सुश्रुत की कोटेशन है। उसके अलावा नेक्स्ट अष्टांग संग्रह के अंदर भी बताया गया है, ये ही द्रव्यम पंचभूतात्मकम, कि जितने भी द्रव्य हैं वो पंच महाभूतों से बने हुए होते हैं। तस्य अधिष्ठानम पृथ्वी, और जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनका अधिष्ठान जो है वो पृथ्वी होता है, उनका आधारभूत होता है। कोई भी द्रव्य उत्पन्न होता है तो पृथ्वी जो है उसका बेस बनाता है। योनिर उदकम, जल जो है उसकी योनि होता है। योनि का मतलब होता है, यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है, जल योनि रूप होता है। यो मिश्रण धातु से योनि शब्द बनता है, और योनि का मतलब होता है सम्मिश्रण करने वाला या अवयवों को, अणुओं को मिलाने वाला। तो उन्हें आपस में कंबाइन करने का जो काम है,
द्रव्य के जो एटम्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, उनको आपस में कंबाइन करने का काम जो है जल महाभूत का होता है। नेक्स्ट, बाकी 3 महाभूत क्षय यानी कि आकाश महाभूत, अनिल वायु महाभूत, अनल जो है तेज महाभूत, इनके समवाय से निवृत्ति विशेषण, द्रव्य की विशेष निवृत्ति होती है। वो ये तीनों महाभूत द्रव्य की विशेष निवृत्ति में कारण हैं। विशेष निवृत्ति अर्थात जो द्रव्य होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनके लिए आकाश, वायु और अग्नि महाभूत जो हैं कारण होते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, एवं आकाश, वायु, तेज के समवाय से उनमें आत्मलाभ अर्थात गुणुचि, गोधूम आदि कार्य द्रव्यों की स्वरूप उत्पत्ति एवं एक दूसरे से भिन्नता होती है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक पौधे का एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी पौधे की उत्पत्ति में पृथ्वी जो है उसका आधार रूप होती है, उसका बेस बनाती है, जो भी उसके ऑर्गन्स बनते हैं वो पृथ्वी महाभूत से होते हैं। जल उसके अवयवों को मिलाने वाला होता है, पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन करता है। तेज पाक के द्वारा उसकी अंकुरोत्पत्ति विशेष एवं रूप की उत्पत्ति में कारण होता है, यानी कि जो तेज महाभूत है वो उसकी ग्रोथ करवाएगा, मेटाबॉलिज्म उसके अंदर जो भी होगा वो तेज महाभूत से होगा। और उसके जो कलर्स होते हैं, कोई भी प्लांट है उसके जो कलर्स हैं रक्त वर्ण, पीत वर्ण, ये सभी जो हैं तेज महाभूत से उत्पन्न होते हैं। और वायु जो है उसके अवयव विभाग वृद्धि में कारण होता है, यानी कि जो उसके ऑर्गन्स हैं उनको डिवाइड करने का जो काम है वो वायु का होता है। आकाश उसके अवयवों के बीच में अवकाश प्रदान करने वाला होता है, यानी कि उनके बीच में स्पेसिंग देता है। ये ऐसा ही एग्जाम्पल हमने गर्भ उत्पत्ति के अंदर भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि वायु और विभजती, वायु जो है ऑर्गन्स को डिवाइड करती है, तेज एनम पचती, तेज जो है पाचन का यानी कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है। पृथ्वी संहति, पृथ्वी जो है संहनन का कार्य करती है। आकाशम विवर्धयति, और आकाश जो है वो विवर्धन का काम करता है। और जल महाभूत जो है उसके अवयवों को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। जल जो है वो क्लेदन का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर बच गई थी, उत्कर्षीण तो व्यपदेशः, कि जो ये जो पांचों महाभूत हैं, किसी भी द्रव्य के अंदर जो उत्कर्ष होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, तो व्यपदेश उसी के नाम से उस द्रव्य को जाना जाएगा। सभी द्रव्य पंचभूतात्मक होने पर भी पृथ्वी आदि एक एक महाभूत की अधिकता से तो पार्थिव कहा जाएगा, आप्य, तेजस, वायव्य और नाभस कहे जाते हैं। उसके बाद ये हो गया यहाँ पर द्रव्य गुण शास्त्र में कारण द्रव्यों का उपयोग न होने से सिर्फ कार्य द्रव्यों ही वर्णित हैं, इसलिए इस शास्त्र में द्रव्य शब्द जो है पंच भौतिक विकार के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि जो भी कारण द्रव्य होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, काल, दिशा और आत्मा, इन सभी का जो है ये द्रव्य गुण में यूज नहीं होता है, सिर्फ कार्य द्रव्य ही वर्णित होते हैं, जो कि पंच महाभूतों के विकार होते हैं, पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए होते हैं। क्योंकि चिकित्सार्थ प्रयुक्त सभी द्रव्य जो हैं निर्जीव होते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग होते हैं, जितने भी हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन लें या एनिमल बेस्ड मेडिसिन लें, वो नॉन लिविंग होते हैं। एनिमल बेस्ड जो है वो भी उनके एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं, अतः उनमें मन और आत्मा की स्थिति तो होती ही नहीं है। तथा काल व दिशा भी कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, समवायी नहीं है। निमित्त कारण जो है उत्पत्ति करने वाला होता है, जो कारण होता है, साधन होता है। तो काल और दिशा जो है इनके साथ समवायी संबंध से यानी कि नित्य संबंध से नहीं रहते हैं। कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होने के बाद काल तो हमेशा निरंतर गतिमान ही रहता है, और जिस दिशा में उसकी उत्पत्ति हुई है वो कार्य द्रव्य हमेशा उसी डायरेक्शन में नहीं रहता है। इस प्रकार 9 कारण द्रव्यों से बचे हुए पंच महाभूतों के से उत्पन्न होने के कारण सभी द्रव्य जो हैं पंचभौतिक कहलाते हैं। द्रव्य का पंचभौतिकत्व हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्य का औषधत्व, कि कोई भी द्रव्य है वो औषधि के रूप में यूज किया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए चरक सूत्र 26 में एक रेफरेंस आती है,
अनेन उपदेशेन नाना औषधिभूतं जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्यम। ये जो रेफरेंस है इसका मतलब होता है अनेन उपदेशेन, इस प्रकार उपदेश करने के बाद, नाना औषधि भूतम जगति, इस संसार में नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं। ये जग जो है अलग अलग औषधियों से युक्त है। किंचित द्रव्यम उपलभ्यते, इस संसार में जो जो द्रव्य उपलब्ध होते हैं, जो जो द्रव्य मिलेंगे, ताम ताम युक्तिम अर्थम, उन द्रव्यों को युक्ति लगाकर, च तम तम अभिप्रेत्य, उन रोगों में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि संसार की जितनी भी द्रव्य हैं वो औषधि होती हैं। कोई भी द्रव्य ऐसी नहीं है जो औषधि के रूप में यूज ना की जाती हो। युक्ति लगाकर अगर यूज किया जाए तो हर एक द्रव्य जो है औषधि का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं। हमारा शरीर भी पंचभौतिक है, अतः शारीरिक तत्वों यानी कि दोष धातु मलों में जब विषमता हो जाती है तो सभी द्रव्यों का उपयोग जो है औषधि के रूप में हो सकता है। किंतु वह औषधि के रूप में तभी यूज हो सकता है जब उसका प्रयोग स्वरस कल्क आदि जो कषाय कल्पनाएं हैं उनके रूप में किया जाए और मात्रा काल संयोग आदि का विचार करके युक्ति पूर्वक उसे यूज किया जाए और युक्ति पूर्वक स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण के लिए और रोगी के रोग का शमन करने के लिए यूज हो। तो जितने भी द्रव्य संसार में वो औषधि के रूप में काम करते हैं। संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषधि न हो एवं युक्ति एवं प्रयोजन के अनुसार सभी द्रव्य जो है औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका एक रेफरेंस अष्टांग हृदयम के अंदर 9th चैप्टर के अंदर आता है, जो कि यहाँ पर नीचे दे रखा है। जगत्य एवं अन औषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान अर्थ योग्यम। इस प्रकार जगत्य एवं अन औषधम, जगत में कोई भी द्रव्य अन औषध नहीं है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषध के रूप में यूज ना हो सकता हो। प्रयोजन एवं योजना की भिन्न भिन्न दृष्टि से संसार का जो प्रत्येक द्रव्य है वो औषध रूप होता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आता है, जो खर और मेष का जो विट्ट होता है, उसका जो फीकल मैटर होता है वो वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी उसे भी औषधि के रूप में यूज किया जाता है। वो भी काश श्वास के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर लाइन दी गई थी ये अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के 9th बाय 10 श्लोक का जो है हिंदी ट्रांसलेशन है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, शरीर व द्रव्यों के गुण एक समान होते हैं, इसलिए दोषों की वृद्धि एवं क्षय का कारण द्रव्य ही होते हैं। अतः द्रव्य का प्रयोग औषध के रूप में दोषों की क्षय और वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य और विशेष का सिद्धांत लगाकर जो हमारे दोष धातु मल हैं उनके शरीर में वृद्धि और क्षय किया जाता है। अगर वो कम हो गई हो तो उन्हें बढ़ाया जाता है, और अगर वो बढ़े हुए हों तो उन्हें कम करके सम अवस्था में लाया जाता है। यही यहाँ पर बताया है। मनुष्य के रोगी होने पर सामान्य से वृद्धि तथा विशेष से ह्रास, इस नियम में शरीर में जिस भी महाभूत की कमी हो जाती है उस महाभूत गुणभूयिष्ठ द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो वो जो महाभूत है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। और जब उस महाभूत की वृद्धि होती है तो उसके विपरीत गुणभूयिष्ठ महाभूत वाले द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत है ताकि दोष धातु मलों को सम अवस्था में लाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम एग्जाम्पल दिया गया है। इस प्रकार तृण रेणु व मल मूत्र जैसे तुच्छ व निकृष्ट द्रव्य से लेकर स्वर्ण रजत व हीरा माणिक्य जैसे बहुमूल्य द्रव्यों का प्रयोग जो है चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट आती है द्रव्य की प्रधानता, कि द्रव्य को भी सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है। तो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 40वें अध्याय में द्रव्य के प्रधानत्व में जो है निम्नलिखित युक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी युक्तियां हैं वो, व्यवस्थित तत्व। सबसे पहली है व्यवस्थित तत्व, कि द्रव्य का जो स्वरूप है उसमें एक व्यवस्था होती है, एक स्थिरता होती है, कि द्रव्य जो है वो चेंज नहीं होता। द्रव्य अगर टूट भी जाता है तो भी वो द्रव्य ही रहता है, लेकिन जो उसके तद आश्रित गुण और कर्म है उनमें स्थिरता नहीं रहती है। टाइम के अकॉर्डिंग उसके गुणों में चेंज आ सकता है। यथा आम्र उत्पत्ति काल से अंत तक आम्र ही रहता है।
आम जब उत्पन्न हुआ तो भी आम था, बाद में भी आम ही रहता है, लेकिन उसका रस जो था वो शुरू में अम्ल था। जब वो कच्चा था तो वो खट्टा था, लेकिन जब पक्व अवस्था आ जाती है, जब वो पक जाता है तो वो मधुर हो जाता है। इस तरीके से जो द्रव्य है वो तो स्थिर रहता है, लेकिन उसके गुणों में चेंज आ जाता है, इसलिए जो व्यवस्थित पदार्थ है यानी कि हमारा द्रव्य है वो प्रधान होता है। दूसरी युक्ति इसके अंदर आती है नित्यत्व। द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा नित्य होता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि काल जल वात आदि कारणों से रस आदि गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली जल वगैरह लगने से जो द्रव्य हैं उसके गुण रस वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन उसके रस गुण वीर्य विभाग डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो द्रव्य ही रहता है, इसलिए द्रव्य जो है वो नित्य होने से प्रधान होता है। तीसरा है स्वजातीय अवस्थान। परिणाम होने पर भी द्रव्य अपनी पार्थिव आदि जाति में स्थिर रहने के कारण प्रधान है। स्वजाति अवस्थान यानी कि अपनी जाति में रहने के कारण। जाति से यहाँ पर जो है उसके पंच महाभौतिक संगठन से तात्पर्य है कि जो द्रव्य है वो पार्थिव है, पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो वो बाद में भी पृथ्वी महाभूत ही प्रधान रहता है। लेकिन रस वगैरह जो है उनके अंदर चेंज आ जाता है। तरुण अवस्था में था अगर मधुर रस है तो वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान रस है, और कालांतर में जो है अम्ल हो गया तो उसके महाभूतों में उसकी जाति में भी परिवर्तन आ गया, रस की में पार्थिव और आग्नेय महाभूत प्रधान हो गया वो। इस तरीके से जो रस वगैरह हैं ये अपनी जाति में स्थिर नहीं रहते, लेकिन द्रव्य अपनी जाति में स्थिर रहता है, इसलिए प्रधान है। फोर्थ आता है पंच इंद्रिय ग्रहण। पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने से द्रव्य प्रधान है। द्रव्य को हम आंखों से देख भी सकते हैं, उसका टेस्ट भी ले सकते हैं, रसन इंद्रिय से उसकी गंध भी हम महसूस कर सकते हैं घ्राण इंद्रिय से, जबकि रस गंध आदि जो गुण हैं उनका ग्रहण एक विशिष्ट इंद्रिय से ही होता है। ठीक है, तो द्रव्य इसीलिए प्रधान है। फिफ्थ युक्ति यहाँ पर आती है आश्रयत्व। द्रव्य आश्रय है और रस आदि जो है इसके आश्रित रहते हैं। आश्रित परतंत्र होने के कारण, यानी कि जो रस आदि हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र हैं, वो द्रव्य के अधीन है। आश्रित जो है परतंत्र होने के कारण अप्रधान है, लेकिन जो आश्रय है हमारा द्रव्य जो है वो दूसरों को आश्रय दे रहा है, इसलिए वो स्वतंत्र है और इसीलिए वो प्रधान होता है, अतः द्रव्य प्रधान है। वस्तुतः अकेला आश्रित्व ही द्रव्य को सर्वोपरि स्थान देने में समर्थ है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट युक्ति यहाँ पर आश्रयत्व की ही आती है। नेक्स्ट है आरंभ सामर्थ्य। हमें किसी भी चीज़ का आरंभ करना है, कोई भी मेडिसिन बनानी है तो उसको मेडिसिन बनाने के जो कर्म हैं उनका आरंभ हम द्रव्य से ही करते हैं। कूटना पीसना उनके लिए द्रव्य की ज़रूरत होती है, इसलिए चिकित्सा करने के लिए जो आरंभ का सामर्थ्य है वो सिर्फ द्रव्य के अंदर ही होता है। चिकित्सकीय आदि कर्मों जैसे कि आहरण यानी कि द्रव्य को तोड़ के ग्रहण करना, कुटन उसे कूटना, इनके आरंभ की योग्यता द्रव्य में ही होती है। रस आदि को हम नहीं कूटते हैं, हम द्रव्य को ही कूटते हैं, द्रव्य को ही इनटेक करते हैं। जैसे विदारी गंध आदि वर्ग को कूट कर पकाने का मतलब होता है कि उसके वर्ग के जितने भी द्रव्य हैं उनको कूटना, ना कि उनके अंदर जो रस वगैरह आश्रित है उनको कूटना है, अतः द्रव्य प्रधान होता है। सातवीं युक्ति आती है शास्त्र प्रमाण्य। शास्त्र में जो द्रव्य है उसको प्रधान माना गया है, रस आदि को प्रधान नहीं माना गया है। विभिन्न योगों में भी द्रव्य का ही उल्लेख किया गया है। अलग अलग अगर हमने फॉर्मुलेशंस बनानी है तो उसके अंदर हम द्रव्य का यूज़ करते हैं, उनके रसों का उल्लेख नहीं है वहाँ पर, इसलिए आगम प्रमाण यानी कि आप्तोपदेश प्रमाण से भी द्रव्य जो है प्रधान होता है। जो आठवीं युक्ति है वो है क्रमापेक्षितत्व। रस गंध आदि द्रव्य के क्रम के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे कच्ची अवस्था में था तो कुछ और रस था, कुछ और गंध था, तो वो स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, अतः द्रव्यों के क्रम के अनुरूप ही रसगंध आदि गुणों की उत्पत्ति का क्रम अपेक्षित होने से द्रव्य प्रधान है। तो द्रव्य अगर चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब द्रव्य चेंज नहीं होता है, द्रव्य की अवस्थाएं अगर चेंज हो जाती है, तरुण अवस्था है या फिर कच्ची चीज़ है या पक जाने पर उनके रस गंध आदि जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली रसगंध आदि की उत्पत्ति का क्रम होता है। यथा तरुण द्रव्य में रसगंध आदि भी तरुण
यानी कि अपक्व रहते हैं। एवं संपूर्ण यानी कि परिपक्व द्रव्य में रसगंध आदि भी जो है पूर्ण रूप से हो जाते हैं। 9th युक्ति आती है एक देश साध्यत्व। द्रव्यों के एक देश यानी कि एक पार्ट से भी हम जो है रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन है उसका हम उसकी स्टेम से भी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अलग अलग रोगों की। उसकी स्टेम यूज़ कर सकते हैं, उसकी रूट यूज़ कर सकते हैं, उसका सीड यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जबकि रस आदि की एक देश से चिकित्सा नहीं होती। अगर मधुर रस जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी द्रव्य का मधुर रस से हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मधुर रस जो है वो पूरा ही यूज़ होगा, उसका एक पार्ट यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वह निरअवयव है। ठीक है, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है मधुर रस। इस टाइप से यथा महावृक्ष जो हमारा स्नोही होता है उसका सिर्फ एक पार्ट, उसके शीर से ही गुल्म शूल आदि रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अतः विभिन्न अंगों के द्वारा प्रयोग बाहुल्य होने से द्रव्य जो है प्रधान होता है। तो ये 9 युक्तियां जो है आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य के प्रधानत्व में दी हैं। इनके अतिरिक्त नागार्जुन ने द्रव्य के प्रधानत्व में 3 और युक्तियां दी हैं। वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली है विकल्प सामर्थ्य, कि जो द्रव्य है हम उसके अलग अलग कल्पनाएं बना सकते हैं, स्वरस बना सकते हैं, कल्प बना सकते हैं, इसलिए विभिन्न कल्पनाएं हम द्रव्य की बनाते हैं, इसलिए द्रव्य प्रधान है। फिर 11th आती है तरतम योग अनुपलब्धि, कि जो मधुर आदि रस हैं उनको हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि ये ज़्यादा मधुर है, ये कम मधुर है। इस तरीके से हम द्रव्यों को बताते हैं। मधुर, मधुरतर और मधुरतम इस टाइप के शब्दों का प्रयोग उनके लिए होता है। लेकिन जो द्रव्य होते हैं उनके लिए इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। कोई भी द्रव्य है, जैसे कि हरितकी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वो हरितकी तर, हरितकी तम इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हरितकी जो हरड़ होती है वो सिर्फ हरितकी ही होती है, उसमें ज़्यादा कम की कोई बात नहीं है। रस आदि में तारतम्य का प्रयोग होता है, किंतु द्रव्य में नहीं। गुण रस आदि अनियत होने के कारण उनकी मात्रा में न्यून अधिकता से, कम ज्यादा होने से तरतम प्रत्यय का प्रयोग होता है, किंतु द्रव्य व्यवस्थित होने से उसके साथ ये प्रत्यय जो है नहीं लगते हैं। यथा मधुर, मधुरतर, मधुरतम शब्दों का प्रयोग तो होता है, किंतु हरित की तर, हरित की तम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अतः द्रव्य प्रधान है। जो लास्ट युक्ति यहाँ पर दी गई है वो है प्रतिघात सामर्थ्य, यानी कि कोई भी द्रव्य होता है, वो कोई भी सॉलिड चीज़ होती है, वो अवकाश को घेरती है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जिस स्थान में एक द्रव्य स्थित है उसी स्थान पे उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, दूसरा द्रव्य नहीं रह सकता। लेकिन रस आदि के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। मधुर के साथ अम्ल रस भी हमें देखने को मिल जाता है। एक द्रव्य के अंदर मल्टीपल रस हो सकते हैं, मल्टीपल गुण हो सकते हैं। आवरण की शक्ति वाला प्रधान होता है, जैसे कि चक्रवर्ती राजा। इसी तरह से द्रव्य जो है प्रधान होता है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर बताया गया है इन सभी युक्तियों में आश्रितत्व ही युक्ति सबसे प्रधान है। द्रव्य प्राधान्य प्रकरण में सुश्रुत ने एक और चीज यहाँ पर लिखी है, बिना वीर्य के विपाक नहीं, बिना रस के वीर्य नहीं, और बिना गुण द्रव्य के रस नहीं, अतः इनमें जो द्रव्य है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें द्रव्य के अंदर ही आश्रित होती हैं। वीर्य संज्ञक जो 8 गुण है वो भी द्रव्य में रहते हैं, विपाक भी द्रव्य का ही होता है, और इसीलिए द्रव्य जो है श्रेष्ठ है और आश्रय है, और शेष भाव उसके आश्रित हैं और अप्रधान है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। तो आयुर्वेद में द्रव्यों को जो है निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, कार्य कारण भेद से कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। इनकी डेफिनेशन, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। चेतन अचेतन भेद से जो कार्य द्रव्य हैं उनका डिवीजन है ये चेतन और अचेतन भेद से। कार्य द्रव्य 2 टाइप के हो गए। चेतन में अगेन डिवाइड होके बहिरअंतश्चेतन और अंतश्चेतन हो जाता है, जंगम और उद्भिद में डिवाइड करते हैं। अचेतन जो है नॉन लिविंग हो जाते हैं, भौम जिनको बोला जाता है। प्रयोग भेद से जो है आचार्य चक्रपाणि ने बताए हैं आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। औषध द्रव्य को अगेन डिवाइड कर देते हैं मृदु वीर्य में, मध्य वीर्य में और तीक्ष्ण वीर्य में। और अंग भेद से जो है आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने 2 टाइप के बताए हैं द्रव्य, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। 2 टाइप की भैषज भी बताइए चरक विमान 8 में।
और देन प्रभाव भेद से या दोष कर्म भेद से 3 टाइप के बताए हैं। चरक सूत्र 1 के अंदर आते हैं और अष्टांग हृदय में भी फर्स्ट चैप्टर में ही आते हैं। दोष प्रशमन, दोषों का शमन करने वाले, धातु प्रदूषणम, धातुओं को कुपित करने वाले, और स्वस्थ हृदय जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। सेम अष्टांग हृदय में बताए हैं शमन, कोपन और स्वस्थ हित। देन वीर्य भेद से 2 टाइप के होते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। देन वीर्य भेद से ही 8 प्रकार के भी होते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु और तीक्ष्ण। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर गुरु लघु की जगह क्या माना है, विशद और पिच्छिल को अष्टविध वीर्य के अंदर काउंट किया है। नेक्स्ट संस्थानिक कर्म भेद से जो है 2 टाइप के होते हैं, द्रव्य संशोधन और संशमन करने वाले। देन विपाक भेद से 3 टाइप के भी होते हैं और 2 टाइप के। 3 टाइप के बताए आचार्य चरक ने, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। और सुश्रुत ने गुरु और लघु माना है। गुरु के अंदर जो मधुर विपाकी द्रव्य हैं और लघु के अंदर जो कटु विपाकी द्रव्य होते हैं उनको काउंट किया है। देन उत्पत्ति या फिर निष्पत्ति भेद से, यानी कि उनका पंचभौतिक संगठन जो है उसके हिसाब से द्रव्य के जो है 5 भेद किए गए हैं, पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। रस भेद से इनके 6 भेद किए गए हैं, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण, कटु, तिक्त और कषाय स्कंद। स्कंद को सुश्रुत ने जो है वर्ग कहा गया है, जो जो मधुर वर्ग के द्रव्य हैं, अम्ल वर्ग के द्रव्य हैं, इस टाइप से। कार्य कारण भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले कारण द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य का ये जो श्लोक है, खादिन्य आत्मा मने कालोदिशश्च द्रव्य संग्रह, चरक सूत्र 1 का श्लोक है, काफी इंपॉर्टेंट है। खादिन्य आत्मा मने कालोदिशश्च द्रव्य संग्रह। कारण द्रव्य क्या होते हैं, सृष्टि के मौलिक तत्व होते हैं जिनसे बाकी की पूरी सृष्टि की सभी द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। जो अन्य कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण हैं वो कारण द्रव्य कहलाते हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं, 9 होते हैं। क्षय आदि 5 महाभूत होते हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मन है, मन होता है काल, दिशा और आत्मा। ये जो है कारण द्रव्य होते हैं 9। नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य से उत्पन्न सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं, जैसे कि घट हो गया, पट, गोधूम, गुड़ची आदि, ये सभी चीजें जो है कार्य द्रव्यों के अंदर आ जाती है। गोधूम का मतलब गेहूं होता है। उसके बाद जो कार्य द्रव्य हैं इनको अगेन 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। चेतन और अचेतन भेद से 2 टाइप के होते हैं। तो चेतन द्रव्य क्या होते हैं, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, ये इंद्रियम अचेतनम। जिन द्रव्यों के साथ इंद्रियां युक्त होते हैं, इंद्रियों से युक्त जो भी द्रव्य हैं वो चेतन होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ही इंद्रियां पाई जाती हैं, तो वो सभी चेतन के अंदर आ जाते हैं। जिनके अंदर इंद्रियां नहीं होती हैं वो अचेतन द्रव्य होते हैं। अर्थात चेतन द्रव्यों से कहते हैं जिसमें चेतना धातु दैट इज आत्मा का निवास होता है और अभिव्यक्ति होती है इंद्रिय रूप में, तो वो होते हैं हमारे चेतन द्रव्य, जैसे कि जीव जंतु जो भी हैं और वृक्ष आदि। देन सेकंड है अचेतन द्रव्य, जिसमें चेतना की स्थिति वह अभिव्यक्ति न हो उसे अचेतन द्रव्य कहते हैं, जैसे कि पार्थिव द्रव्य, स्वर्ण आदि जितने भी धातु हैं वो सभी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर जो चेतन द्रव्य हैं उनको अगेन 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, अंतश्चेतन एंड बहिर्अंतश्चेतन। अंतश्चेतन क्या होते हैं, इसके अंदर मेनली प्लांट्स आते हैं जिनमें चेतना की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं होती है और सिर्फ जीवन की संवेदनाएं प्रच्छन्न एवं अस्फुट रूप में चलती हैं, यानी कि सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स इनके अंदर दिखाई देते हैं, अपने पर आई हुई विपत्ति को दूर करने में समर्थ नहीं होते हैं। इनके अंदर जो चेतना होती है वो सिर्फ आंतरिक रूप में होती है, बाहर जो है चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं मेनली प्लांट्स, सूर्यमुखी का सूर्य के अनुसार घूमना, लवली में मेघ गर्जन से फल लगना, बीजपुर में श्रृगाल आदि जंतुओं के वसा की गंध से फल उत्पत्ति होना, मध्य परिषेक से आम्र में फल लगना, व लज्जालु का हस्त स्पर्श से संकोच होना। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहिर्अंतश्चेतन आते हैं दूसरे, जिसमें चेतना जो है आंतरिक रूप में भी है और वो बाहर अभिव्यक्त भी होती है। जिसमें अंतश्चेतना की बाह्य अभिव्यक्ति भी स्फुट एवं पूर्ण होती है वो बहिर्अंतश्चेतना होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं हमारे जंगम द्रव्य।
जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, और उनसे प्राप्त होने वाले द्रव्य जो हैं बहिर अंतश्चेतन है। नेक्स्ट आता है प्रयोग भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। प्रयोग भेद से जो द्रव्य हैं वो दो टाइप के होते हैं, आहार द्रव्य एंड औषध द्रव्य। जो आहार होता है वो रस प्रधान द्रव्य होते हैं और औषध जो है वो वीर्य प्रधान होते हैं। आहार का पाचन 4 याम में, औषध का पाचन 2 याम में। औषध जो है जल्दी पच जाती है। और उसके बाद बताया है औषध द्रव्य, इनसे शरीर में मुख्यतः शीत उष्ण आदि विशेष गुणों का आदान होता है। इनका प्रयोग जो है रोग के निवारण के लिए विशिष्ट अवस्थाओं में किया जाता है। जब भी शरीर रोगी हो जाता है, विशेष उद्देश्य से और विशेष योजना के अनुसार जो है औषधियों का प्रयोग होता है। औषध द्रव्य जो है वो 3 टाइप के होते हैं। तीक्ष्ण वीर्य, जो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, कम डोज में ही ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए इनकी मात्रा भी जो है कम रहती है। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर शुंठी, मात्रा 1 कर्षण की ली जाती है। दूसरे होते हैं मध्यम वीर्य, जो मतलब पोटेंट होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, मॉडरेट जिनको कहेंगे, यथा बिल्व एंड अग्निमन। मात्रा इनकी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, आधा पल हो जाती है। और मृदु वीर्य होते हैं जैसे कि आंवलकी, और मात्रा इसकी होती है 1 पल। जो मृदु वीर्य होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लेने पर जो है कम एक्शन दिखाते हैं। एक कर्ष जो है 12 ग्राम के बराबर होता है, एक पल जो है 48 ग्राम्स के बराबर है। तो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य जो है 12 ग्राम लिए जाएंगे, मध्यम वीर्य जो है वो 24 ग्राम्स लिए जाते हैं, और मृदु वीर्य जो है 48 ग्राम्स में इंटेक किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं आहार द्रव्य। आहार द्रव्य जो है औषध रस प्रधान द्रव्य होते हैं, जिनसे मुख्यतः शरीर में रस आदि धातुओं का ही पोषण होता है। आहार द्रव्य शरीर की रक्षा व वृद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं और इनकी सामान्य मात्रा जो है 4 पल की होती है। नेक्स्ट आता है अंग भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। अंग भेद से द्रव्य जो है 2 टाइप के होते हैं, द्रव्यभूत यानी कि मूर्त द्रव्य एंड अद्रव्यभूत अमूर्त द्रव्य। तो जो आयुर्वेद है उसके अंदर चिकित्सा जो है द्रव्यों से भी की जाती है और अद्रव्यभूत चिकित्सा भी की जाती है, जैसे कि स्थौल्य में व्यायाम आदि करवाना, ये सभी जो है अद्रव्यभूत चिकित्सा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है दोषकर्म या प्रभाव भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। तो प्रभाव भेद से द्रव्य जो है वो 3 टाइप के होते हैं, शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। सबसे पहले देखते हैं हम शमन द्रव्य। जो कुपित हुए दोषों को शांत कर दे उन्हें जो है शमन द्रव्य कहा जाता है। दोष पड़े हुए हैं उनको कम कर दे उन्हें शमन द्रव्य कहेंगे, और इनका प्रयोग जो है चिकित्सा में ही किया जाता है। और जो शमन द्रव्य हैं ये अगेन 3 टाइप के होते हैं, वात संशमन, पित्त संशमन और कफ संशमन। जो वात का शमन करने वाले द्रव्य होंगे उनमें कौन कौन से गुण मिलते हैं ये यहाँ पर दे रखा है। जो वात के गुण होते हैं रूप से शीत और लघु सूक्ष्म, वो वाले वात के जो गुण हैं उनके अपोजिट गुण वाले जो भी द्रव्य होंगे वो वात का संशमन करते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है स्निग्ध, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल, विलक्षण गुण वाले। और जो वात शामक रस हमने पढ़े थे, मधुर, अम्ल, लवण रस, वो इसके अंदर आ जाते हैं। मधुर, विपाक और उष्ण वीर्य जो है वात संशमन होते हैं, और इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखी हैं। विदारीगंध आदि वर्ग, दशमूलगण, भद्रदारु, बलाद्वय, एरंड, गुडूची, शतावरी, पुनर्नवा, हरिद्रा, वरुण और पाषाण भेद आदि। ये द्रव्य जो है आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे, एक एक द्रव्य डिटेल में एक्सप्लेन है। नेक्स्ट सेकंड है पित्त संशमन द्रव्य। जो द्रव्य जो है पित्त के अपोजिट गुण वाले होंगे, पित्त शामक रस से युक्त होंगे, शीत वीर्य होंगे, मधुर विपाक वाले होंगे, वो पित्त का संशमन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सारिवा आदि, उत्पल आदि, तृण, पंचमूल, काकोल्य आदि, अंजन आदि, निग्रोध आदि, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरे है कफ संशमन द्रव्य। कफ के जो गुण हैं उनके अपोजिट गुण वाले द्रव्य जो हैं कफ का संशमन करते हैं। और रस के अंदर कटु, तिक्त, कषाय रस जो है वो कफ का शमन करने वाले होते हैं। कटु, विपाक और उष्ण वीर्य वाले द्रव्य जो हैं वो कफ का संशमन करते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं पिपल्य आदि, बृहत्या आदि, आरक्वत आदि, वचा आदि, सुरसा आदि, ये सभी जो हैं वो कफ के संशमन में यूज होते हैं। ये यहाँ पर जो ये सुरसा वर्ड है ये तुलसी के लिए यूज किया गया है। सुरसा आदि द्रव्य यहाँ पर यूज होते हैं। नेक्स्ट है कोपन द्रव्य। कोपन द्रव्य क्या होते हैं? जो दोषों को कुपित करें, दोष कम अमाउंट में थे उन्हें बढ़ा दे, दोषों को कुपित कर दे, उन्हें कोपन द्रव्य कहते हैं।
इन द्रव्यों का निर्देश रोगों के निदान में है कि अगर कोई भी डिजीज़ है हमें और उस केस में हम जैसे कि वातज विकार ये है और वात कोपन द्रव्यों का अगर सेवन कर लेते हैं तो वो रोगों के निदान के रूप में काम करते हैं। उन रोगों को उत्पन्न करने वाले भी हैं और उन्हें बढ़ाने वाले भी हैं। तो रोगों के निदान में वात कोपन पित्त कोपन इस टाइप से कोपन द्रव्य यूज होते हैं और इनके ज्ञान का महत्व जो है निदान परिवर्जन में आता है कि अगर वातज विकार है तो वात कोपन द्रव्यों का सेवन न करें। यहाँ पर कोपन द्रव्यों की इम्पोर्टेंस आती है। और अगेन जो हम कोपन द्रव्य हैं ये 3 टाइप के हो जाते हैं, वात कोपन, पित्त कोपन और कफ कोपन। ठीक है, वात कोपन जो है वात के सिमिलर गुण वाले होंगे। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं शुष्क शाक, शुष्क मांस, मुदक, मूंग की दाल, मसूर की दाल, आड़ की वगैरह। पित्त कोपन जो है पित्त के सेम गुण वाले होंगे। रस दे रखे हैं यहाँ पर अम्ल, लवण, कटु रस। कटु और अम्ल विपाक वाले द्रव्य, उष्ण, वीर्य और विदाही द्रव्य जो है पित्त कोपन होते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं तिल, तैल, कुलथ, सरसब यानी कि सरसों, दधी, तक्र वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तीसरे हैं कफ कोपन द्रव्य जो कफ के सेम गुण वाले होते हैं, कुरूस, मृदु, स्निग्ध आदि गुणों से युक्त होंगे। मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त होंगे। मधुर विपाक होगा जिनका शीत, वीर्य और अभिसंधि जो द्रव्य होते हैं वो कफ का कोपन करते हैं। एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, यव हो गया, यवक हो गया, गोधूम यानी कि गेहूं हो गया, तिल का विकार जितने भी हैं, पिष्ट विकार, दूध, दही वगैरह ये सभी कफ का कोपन करते हैं। कृष्णा यहाँ पर खिचड़ी के लिए, पायस जो है खीर के लिए यूज किया गया है। इक्षु के विकार, गन्ने के जितने भी विकार बनते हैं, गुड़ वगैरह वो कफ का कोपन करते हैं। श्रृंगाटक जो है सिंगाड़े के लिए यूज किया गया है। शिशकुली जो है पूड़े के लिए कहा जाता है। खजूर हो गया और नारियल आदि हो गए, ये कफ का कोपन करते हैं। नेक्स्ट है आते हैं हमारे स्वस्थ हित द्रव्य। स्वस्थ हित द्रव्य क्या होते हैं? जो दोषों को सम अवस्था में बनाए रखते हैं उसे स्वस्थ हित द्रव्य कहा जाता है। और ये जो द्रव्य हैं ये तीनों दोषों पर प्रभाव डालते हैं, ना तो उन्हें बढ़ने देते हैं ना उन्हें घटने देते हैं, उन्हें नॉर्मल स्टेट में बनाए रखते हैं। स्वस्थ हित द्रव्यों का जो प्रयोग है वो स्वास्थ्य के रक्षण के लिए किया जाता है, धातुओं की वृद्धि के लिए, उनके पोषण के लिए होता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए और जरा व्याधि प्रतिषेध के लिए किया जाता है ताकि व्याधि ना हो, जरा यानी कि बुढ़ापे की अवस्था ना आए। स्वस्थ हित द्रव्यों के एग्जाम्पल हैं रक्तशाली, मुदक यानी कि मूंग की दाल, अंतरिक्ष का जल, सैंधव लवण, जीवंती का साग, रोहित मत्स्य यानी कि रोहित मछली, गोघृत हो गया, गोदूध हो गया, श्रृंगबेर हो गया, मृद्विका हो गया। मृद्विका जो है मुनक्की के लिए कहा जाता है और ये शीतवीर्य होती है, ठंडी होती है और तर्पण करने वाली होती है। शर्करा हो गया यहाँ पर, दाडिम, अनार हो गया, आमलकी और रसायन वाजीकरण जो भी द्रव्य हैं वो स्वस्थ हित के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है योनि भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। योनि जो है उत्पत्ति स्थान को कहा जाता है। योनि भेद से जो द्रव्य हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्यों, क्या उत्पत्ति किस चीज से हुई है? सबसे पहले इसमें आते हैं जंगम द्रव्य। जंगम द्रव्य जो एनिमल बेस्ड होते हैं, एनिमल से जिन द्रव्यों की उत्पत्ति हुई है उन्हें जंगम द्रव्य कहा जाता है। जो द्रव्य जंगम प्राणियों से प्राप्त हो उन्हें जंगम द्रव्य कहते हैं, जैसे कि कस्तूरी हो गया, गोरोचन हो गया, दुग्ध हो गया, घृता हो गया, ये सभी जंगम द्रव्य होते हैं। जो जंगम द्रव्य हैं ये 4 टाइप के होते हैं। जरायुज जो कि प्लेसेंटल ओरिजिन से बनते हैं, गर्भावस्था में जरायु यानी कि प्लेसेंटा से आवृत रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु आदि। दूसरे हैं अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, सांप हो गए आदि। तीसरे आते हैं इसके अंदर स्वेदज जो कि स्वेद से उत्पन्न होते हैं, स्वेद दैट इज पसीने से बनते हैं या फिर किसी भी टाइप की हीट से बनते हैं, पृथ्वी की ऊष्मा से या फिर बाष्प यानी कि भाप से बनते हैं। वे जो है स्वेदज होते हैं, जैसे कि कृमि हो गए, कीट हो गए, पिपलिका यानी कि चींटियां वगैरह हो गई। लास्ट है इसमें उद्भिज जो कुछ समय तक तो पृथ्वी में रहते हैं और बाद में पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं, उन्हें उद्भिज कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मंडूक और वीरभूति। तो मंडूक जो है यहाँ पर फ्रोग को कहा जाता है। उद्भिज और उद्भिद द्रव्यों में जो है अंतर होता है। सेकंड हमारे उद्भिद द्रव्य हैं। उद्भिद द्रव्य जो है प्लांट बेस्ड जो भी होते हैं उन्हें उद्भिद कहा जाता है। उद्भिद या वानस्पतिक द्रव्य जो है पृथ्वी से फूट कर निकलते हैं,
जो प्लांट्स हैं उनका बीज हम बोते हैं और वो पृथ्वी से फूटकर बाहर आते हैं, जैसे कि गोधुम हो गया, गेहूँ हमारा, हरितकी यानी कि हरड़ हो गई। और जो औद्भिद द्रव्य हैं ये अगेन 4 टाइप के हो जाते हैं: वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति क्या होती है? फलैर वनस्पति, जिसके अंदर सिर्फ फल दिखे, फूल नहीं दिखे, फूल जो है कर्णिकाओं से ढक जाते हैं, उन्हें वनस्पति कहा जाता है। जैसे कि वट हो गया, गुलर हो गया, प्लक्ष हो गया। वट जो है यहाँ पर बरगद के पेड़ को कहा जाता है। सेकंड आता है वानस्पत्य। पुष्पैर वानस्पत्य फलैर अपि, जिसमें पुष्प भी दिखे और फल भी, दोनों ही दिखते हैं, उन्हें वानस्पत्य कहा जाता है, जैसे कि आम और जामुन आदि। तीसरे हैं औषध द्रव्य। औषधीय फल पाकांता, जिनका फल पक जाने पर वो जिनका अंत हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें औषध द्रव्य कहा जाता है। जो फल लगने या फल पकने पर नष्ट हो, यथा गोधुम यानी कि गेहूं, यव यानी कि जौ, दुर्वा आदि जो है औषधि हैं। देन लास्ट है विरुद्ध। प्रतानैर विरुद्ध, जो प्रतान के रूप में या लता रूप में, गुल्म रूप में, जिनकी बेल होती है बेसिकली, वो विरुद्ध होते हैं, जैसे कि प्रसारिणी, कुश आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्पत्ति भेद से इसके 3 टाइप बताए थे: जंगम, उद्भिद और भूम। तीसरे हमारे यहाँ पर आते हैं भूम द्रव्य। भूम या फिर पार्थिव द्रव्य, जो कि मेटल बेस्ड होते हैं, मिनरल बेस्ड जो भी द्रव्य होते हैं उन्हें भूम द्रव्य कहा जाता है, जो कि भूमि से प्राप्त होते हैं। हम पृथ्वी से खोद कर जिनको निकालते हैं उन्हें भूम द्रव्य कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं पारद, गंधक, लवण, धातु आदि। पारद जो है मरकरी के लिए कहा जाता है। गंधक जो है सल्फर होता है। लवण जितने भी सोल्ट्स होते हैं, धातु जितने भी मेटल्स होते हैं, वो सभी भौम द्रव्य के अंदर आते हैं। भौम द्रव्य जो है 2 टाइप के होते हैं: प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत जो खनिज हम पृथ्वी से निकालते हैं, प्राकृत अवस्था में हमें मिलते हैं, जैसे कि लौह और अभ्रक आदि हो गए, ये प्राकृत हैं। कृत्रिम जो हम की आर्टिफिशियली जो मिनरल्स बनाते हैं, उन्हें कृत्रिम कहा जाता है, जैसे कि लवण और क्षार आदि हैं। ये पृथ्वी से भी मिलते हैं और हमें इसे कृत्रिम रूप में भी बनाते हैं। उसके बाद कार्य का कारण द्रव्य का जो विभाजन है, इसकी टेबल दी हुई है यहाँ पर। द्रव्य 2 टाइप के होते हैं: कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य के अंदर आते हैं 5 महाभूत: मन, काल, दिशा और आत्मा। कार्य द्रव्य 2 टाइप के होते हैं: चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, जिसमें चेतना हो और जिसमें अचेतना ना हो। अचेतन जो है प्राकृत और कृत्रिम 2 आ जाते हैं: नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो हमने अभी पढ़े, मिनरल बेस्ड जो चीज़ें हैं। और चेतन के अंदर हमारे 2 आ जाते हैं: बहिर अंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिर अंतश्चेतन जो एनिमल बेस्ड थे, जैसे कि इसके 4 टाइप थे: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंतश्चेतन जो थे, जिन्हें उद्भिद द्रव्य भी कहा जाता है, प्लांट बेस्ड जो थे, वो 4 टाइप के थे: वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। और जो विरुद्ध हैं वो प्रतानिनी और गुल्मिनी 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है वीर्य भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। वीर्य भेद से द्रव्य जो है 2 टाइप के भी होते हैं: शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। और 8 टाइप के भी होते हैं, जो 8 वीर्य माने गए हैं: गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद और पिच्छल। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ये होते हैं 8 टाइप के। परंतु व्यवहार में द्विविध वीर्य के अनुसार 2 प्रकार के ही द्रव्य माने जाते हैं, ये मतलब ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है सांस्थानिक भेद, कर्म भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। सांस्थानिक कर्म भेद से द्रव्य जो है 2 टाइप के होते हैं: संशमन द्रव्य एंड संशोधन द्रव्य। संशोधन द्रव्य जो है शरीरस्थ मलों को जो शरीर से बाहर निकाल दे और शरीर को शुद्ध कर दे, उन्हें संशोधन द्रव्य कहा जाता है। यथा मदन फल हो गया, कुटज हो गया, त्रिवृत और दंती हो गया। मदन फल और कुटज जो है वमन करवाते हैं, त्रिवृत और दंती जो है विरेचन करवाने वाले द्रव्य हैं। सेकंड है संशमन द्रव्य, जो शरीरस्थ कुपित दोषों को शांत करे, यथा तैल, घृत और मधु। शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं उन्हें अपने ही स्थान पर शांत कर दे, उन्हें बाहर ना निकाले, उन्हें संशमन द्रव्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में है तैल, जो कि वात का शमन करता है; घृत जो है पित्त शामक श्रेष्ठ औषधि है; और मधु जो है श्रेष्ठ कफ शामक औषधि होती है। नेक्स्ट आता है विपाक भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। तो विपाक भेद से द्रव्यों का 3 में भी डिवाइड किया है और 2 में भी डिवाइड किया है। चरक ने 3 में, सुश्रुत ने 2 में डिवाइड किया है। पहले चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं: मधुर विपाक,
अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। शुंठी, पिपली आदि जो भी कटु रस वाले द्रव्य हैं। कषाय रस वाले द्रव्य यहाँ पर दे दिए, हरितकी आदि। आम्ल की दाढ़िम आदि जो अम्ल द्रव्य हैं अधिकांश मधुर व मधुर व लवण रस द्रव्य। मधुर और लवण रस का जो विपाक है वो मेनली मधुर होता है, इसीलिए ये मधुर विपाक हो गया। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने मधुर विपाक को ही गुरु विपाक कहा है। दूसरे आते हैं अम्ल विपाक। जो अम्ल रस है उसका जो विपाक है वो अम्ल होता है मेनली, और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन जो हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं। ब्रीही आदि मधुर द्रव्य हो गए, कुलथ आदि कषाय द्रव्य, और ये जो है इनका भी जो है अम्ल विपाक होता है। तीसरे हैं कटु विपाक वाले द्रव्य। जो कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्य होते हैं ज्यादातर, उनका विपाक कटु होता है मेनली। और कुछ एक्सेप्शंस में तैल आदि मधुर द्रव्य, सौरवजल आदि लवण द्रव्य, ये जो है कटु विपाक की होते हैं। कटु विपाक को ही आचार्य सुश्रुत ने जो है लघु विपाक कहा है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति या फिर निष्पत्ति भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। पंच भौतिक द्रव्यों के में महाभूतों के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के कारण द्रव्य जो है 5 प्रकार के कहे गए हैं। कौन से? उसमें पंच महाभूत की प्रधानता है। उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी महाभूत की प्रधानता तो पार्थिव कहेंगे, आप पे कहेंगे जल महाभूत की प्रधानता होने पर। अग्नि महाभूत की प्रधानता है तो तेजस। इसी तरह से वायु की प्रधानता होने से वायव्य, आकाश की प्रधानता होने से आकाशीय द्रव्य कहे जाते हैं। इनमें तद महाभूतों की अधिकता होने से उनके गुण कर्मों में विशेषता आ जाती है, और उनका उल्लेख निम्न प्रकार से है। सबसे पहले देखते हैं इंद्रियार्थ। जो आकाशीय द्रव्य है वो शब्द से हम उनका ग्रहण करते हैं। जो इनके विशेष गुण होते हैं वही यहाँ पर बताए हैं। आकाश का जैसे शब्द हो गया, वायु का स्पर्श, तेजस का रूप, आप्य का रस और पार्थिव का गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस टाइप से इन इंद्रियार्थों से इन द्रव्यों का ग्रहण होता है। हाँ, जो पार्थिव है उसके अंदर मधुर रस होता है, ईषित कषाय रस होता है। आप्य के अंदर मधुर हो गया, ईषित कषाय अम्ल और लवण हो गया। तेजस के अंदर कटु हो गया, ईषित अम्ल और लवण हो गया। वायव्य के अंदर कषाय रस और ईषित अतिक्त रस होता है, और आकाशीय के अंदर अव्यक्त रस होता है। इनके गुण यहाँ पर बताए गए हैं। पार्थिव के अंदर गुरु, खर, मंद, कठिन, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल, ये सारे गुण होते हैं। इसी टाइप से नीचे वाक्यों के भी दिए गए हैं। कर्म इनके बताए गए हैं कि पार्थिव द्रव्य उपचय करते हैं, बल प्रदान करते हैं, संघात देने वाले होते हैं, शरीर में गौरव उत्पन्न करते हैं, स्थैर्य, इस टाइप से इनके कर्म देख लिए जाते हैं। और उसके बाद इनका विपाक, जो पार्थिव और आप्य द्रव्य होते हैं ये गुरु विपाकी होते हैं। तेजस, वायव्य और आकाशीय जो है वो लघु विपाकी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रस भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण। रस भेद से द्रव्य जो है 6 टाइप के होते हैं। मधुर स्कंद, जिनका जो है मधुर रस होता है। जीवक, ऋष्भक, काकोली, क्षीर काकोली, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने दिए हैं काकोल्य आदि कर्ण हो गए। अष्टांग हृदय में स्वर्ण, गुड़, मधु आदि जो है वो मधुर स्कंद के अंदर आते हैं। दूसरा है अम्ल स्कंद, जिन द्रव्यों का जो हाँ टेस्ट है वो अम्ल होता है, चरक ने बताए हैं। इसके अंदर हृदय, महाकषाय पूरा का पूरा, आम्र, आम्रातक वगैरह जिसके अंदर आते हैं। सुश्रुत ने बताए हैं प्राचीन, आम्लक, भव्य, पारावत, दंत, शठ आदि। अष्टांग हृदय के अंदर रजत और भव्य आदि इसके अंदर होते हैं। उसके बाद है लवण स्कंद। लवण स्कंद के अंदर आचार्य चरक ने बताए हैं सेंधव लवण, सौरवचल लवण, जो भी 5 टाइप के लवण होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं यवक्षार, सेंधव आदि। और अष्टांग हृदय में सींस जो नाग होता है और शार आदि इसके अंदर आते हैं। और कटुक स्कंद के अंदर आते हैं हमारे पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगबेर यानी कि सौंठ, मरिच और गजपिपली, सब तोषण वाले द्रव्य सारे के सारे। और क्षार, मूत्र, पित्त आदि जो हैं वो कटु रस वाले होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सेम बताया पिपल्य आदि गण, सुरसा आदि गण यानी कि तुलसी आदि गण। अष्टांग हृदय में बताया है पंचकोल, पित्त, मूत्र आदि जो है कटुक स्कंद में आते हैं। तिक्त स्कंद के अंदर कौन से आते हैं? आचार्य चरक ने बताया किरात, तिक्त, मुरवा, गुड़ुचि आदि। ठीक है, गुड़ुचि, अर्क, चंदन, ये सारे तिक्त होते हैं। सुश्रुत ने बताया आरकपद आदिगण, गुरुचि आदिगण, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, ज्योतिषमती, अशोक, अपामार, पुनर्नवा, मंडूकपर्णी आदि जो है वो तिक्त स्कंद के अंदर आते हैं। अष्टांग हृदय में कांस्य, लोह आदि जो है तिक्त रस प्रधान बताए हैं।
लास्ट है कषाय स्कंद। कषाय स्कंद के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, प्रियंगु, अनंता, आम्र, अस्थि वगैरह, लौद्र, मोचरस। सुश्रुत ने बताए हैं नक्रोध आदि कण, अम्बष्ठ आदि कण, प्रियंगवा आदि कण, ये सारे जो है आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।